Hi friends, my name is Amit Rai and this is our second lecture on electric charges. तो इसको समझते हैं, ये 12th फिजिक्स का हमारा अभी भी फर्स्ट यूनिट ही चल रहा है, तो इसमें हमारा सेकेंड लेक्चर है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स जो है वो पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होती है, ठीक है, किस तरीके से चार्जेस फ्लो करते हैं, आपके जो कितने तरीके से हम बॉडीज़ के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें हम समझेंगे रबिंग क्या होता है, ठीक है, कंडक्शन क्या होता है या फिर इंडक्शन क्या होता है, ठीक है, एंड देन लेटर ऑन वी विल गेट इनटू अंडरस्टैंडिंग की क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल किस तरीके से की गई बेसिस जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मूवमेंट के बेसिस पे, ठीक है। सो आप हमारे साथ बने रहिए और इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। तो अब समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होती है। अब इलेक्ट्रॉन थ्योरी का जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज क्लियरली रिटन हियर दैट न्यूक्लियस जो है दैट इज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दोज आर नेगेटिवली चार्ज। सो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। नाउ द सेकेंड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी इज दैट जो एटम है, atom is always neutral, okay, so atom is always neutral and why atom is neutral? क्योंकि उसके पास equal number of electrons and protons होते हैं। तो हम लिख भी सकते हैं number of electron is equals to number of protons होने की वजह से जो atom है आपका वो neutral होता है, यानी कि net charge on an atom is always zero. You can see it on the screen. Now third point है जब आप किसी भी दो तरीके के materials को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो ड्यूरिंग दी रबिंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ जाता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट मेरे पास मैं मान लेता हूँ कि एक एटम ए है और दूसरा एटम जो है वो है बी। इस एटम के पास आपके पास 7 पॉजिटिव और 7 नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। इसके पास मान लेते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है। अब ये है रबिंग से पहले की सिचुएशन। तो नेट चार्ज अगर आपसे कोई पूछे, नेट चार्ज ऑन ए जो है वो कितना हो जाएगा, +7 - 7 इज इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली बी पे जो नेट चार्ज है दैट इज इक्वल टू +1 - 1 विच इज अगेन इक्वल टू 0। तो ये तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नेट चार्ज दोनों बॉडीज पे 0 ही है, दोनों एटम्स पे 0 है। अब जब रबिंग होती है तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग मानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर चला गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब इधर कितने हो गए, 0, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस कितने हो गए, -7 तो पहले से ही थे, एक ये वाला इधर चला गया तो कितने हो गए, -8। तो अब नेट चार्ज ऑन ए कितना हो गया, तो चार्ज ऑन ए विल बी +7 - 8 इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब आफ्टर दिस रबिंग प्रोसेस हैज हैपेंड ए के पास अब चार्ज हो गया -1, नेट चार्ज हो गया -1, और बी के पास नेट चार्ज कितना हो गया आपका +1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है आपका उधर चला गया। सो दिस वे यू कैन से इन अ प्रोसेस ऑफ रबिंग द बॉडीज गेट्स चार्ज्ड। और किस तरीके से चार्ज होती हैं ये प्रोसेस अभी आपने यहाँ पे देख ही लिया। नाउ व्हेनेवर देयर इज अ नीड टू मूव द चार्ज, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन ही है जो मूव करेंगे, आपके पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो मूव करते हैं। दिस इज आवर फोर्थ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब ऐसा क्यों है कि पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते बल्कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मास है उसका इलेक्ट्रॉन्स का, वो आपका 1837 टाइम्स कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। तो वो हल्के हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो हल्की चीज होगी उसको मूव करना आसान होगा एज कंपेयर टू जो भारी चीज होगी। सो हेंस इट इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन व्हिच मूव्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। So now let's see this TI problem. So neutral atoms have zero charge. This is the question. So the answer to this question is no. So neutral atoms जो हैं उनके पास charges होते हैं, but the only thing is that the number of positive charges they are equal to number of negative charges, okay? और electrons भी आप कह सकते हैं number of negative charges. अब क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस इक्वल्स टू नेगेटिव चार्जेस हैं, इसीलिए जो नेट चार्ज है बॉडी पे वो 0 होता है। नेट चार्ज इज 0, बट दे डू हैव चार्जेस, दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस।
So the answer to this question is no. Okay, neutral atom do have charges which is equal number of positive and negative charges, but the net charge on an atom is 0. So this way you can answer this question. So now let's see this TI problem, and in this problem the question is neutral atom have 0 net charge. तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा हमारे कि वहां पे उसने बोला था कि न्यूट्रल एटम हैव 0 चार्ज, जिसका आंसर हमने बोला नो, दैट इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट. बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूट्रल एटम हैव 0 नेट चार्ज, so the answer is yes, the neutral atoms always have 0 net charge, क्योंकि number of positive charges equals to number of negative charges होते हैं, hence the net charge on an atom is 0. So the answer to this particular question is yes. So now let's understand the process of electrification, कि electrification होता क्या है. So whenever we give charge to a particular body, okay, this process of charging a body is known as electrification. And what is the name of the particle which is responsible for this electrification process? इलेक्ट्रॉन. तो ये इलेक्ट्रॉन ही है जो एक बॉडी से मूव करके दूसरी बॉडी पे जाता है और उसको चार्ज करता है, ठीक है. और क्योंकि एक बॉडी से निकल रहा है, जिस बॉडी से निकलेगा वो बॉडी जो है आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिस बॉडी में जाएगा वो बॉडी जो है आपकी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. सो इट इज इलेक्ट्रॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन. तो ये चीज याद रखिएगा. नेक्स्ट जो होता है, ठीक है, जो चार्ज है, अब ये किसी न किसी बॉडी के ऊपर ही रहेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास दो प्रॉपर्टीज है. एक इसके पास है मास और दूसरा है इसके पास चार्ज विच इज माइनस चार्ज. इज दैट क्लियर? नाउ सिमिलरली प्रोटॉन के पास भी दो प्रॉपर्टीज है, एक होता है मास और एक उसके पास है पॉजिटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, ये जब ट्रैवल करता है तो इसका मतलब एक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, और किसी भी पार्टिकल को ट्रैवल करने के लिए आपका किसी न किसी तरीके का मीडियम का जरूरत पड़ता है, ठीक है. So electrification process can happen, but there has to be some kind of a medium for electron to travel from one body to another body. So this is what is electrification as a complete process. Now let's see this TI problem. What will happen to the mass of a body if it becomes negatively charged? तो आप देख सकते हैं TI problem ऊपर लिखी हुई है. तो अब अगर आप किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर देंगे तो उसके मास को क्या होगा उस बॉडी को. तो हमें पता है कि एक एटम होता है, ये न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर नेट चार्ज अभी 0 है. अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया कहीं से भी, तो ये इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन एडिशन हो गया. इलेक्ट्रॉन एडिशन हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं. एक तो उसके पास चार्ज है विच इज नेगेटिव, सो उसको क्या करेगी, इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर देगी. लेकिन उसके साथ साथ ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किसी पार्टिकल के ऊपर आया हुआ है जिसका मास है. तो यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स वी आर एडिंग सम मास टू दिस एटम. तो दैट मीन्स व्हेनेवर अ बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी गोज अप, इट इंक्रीजेस. Okay, so the more the negative charge increases, the more the mass on the body also increases. So याद रखिएगा इसको, इस तरीके से आप easily explain कर सकते हैं. Now ये वाला TI प्रॉब्लम जो है ये बहुत ही सिंपल है. अगेन अभी हमने पीछे देखा कि जब हम नेगेटिव चार्ज देते हैं तो क्या होता है, किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो उसका मास बढ़ता है. अब हाउ द क्वेश्चन इज हाउ अ बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज. सो बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज जब हम एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लेंगे बाहर, ठीक है. तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. एक इलेक्ट्रॉन को निकालने का मतलब आपने कुछ मास भी उसमें से निकाल लिया. तो अब मैं यहाँ पे एक बी बॉडी लेता हूं, ठीक है. इस बॉडी के पास पहले ये नेगेटिव चार्ज था जो मूव करके ए बॉडी के पास चला गया. तो इसका मतलब थोड़ा सा मास भी इसके पास चला गया. तो जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो रही है उसका जो मास है दैट विल इंक्रीज. और ये बॉडी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, तो किसी भी बॉडी में से कोई चीज आप कुछ मास निकाल लोगे तो उसका मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा. तो इस बॉडी का जो मास है दैट विल डिक्रीज. सो अ बॉडी which becomes positive, its mass decreases. A body which becomes negative, its mass increases. And why there is an increase and decrease in mass? Because there is an increase or decrease in number of electron in these two bodies. So I hope this way you will be able to now answer these kind of questions. अब अगर आपको चार्ज और मास का रिलेशनशिप देखना होगा तो हम कह सकते हैं जो नेगेटिवली चार्ज बॉडीज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव एटम्स वो हैवियर होती हैं,
और जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव एटम्स वो क्या होती हैं आपकी लाइटर इन वेट होती हैं। हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था, एक बॉडी ए है दूसरी बॉडी बी है, इसके ऊपर हम मान लेते हैं अभी मास इसका m है, इसका भी मास क्या है m है। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर इधर जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस बॉडी का क्या हो जाएगा मास, अब जो पहले मास था वो माइनस मास ऑफ वन नेगेटिव चार्ज, और इस बॉडी का मास कितना हो जाएगा, जो पहले मास था प्लस मास ऑफ वन नेगेटिव चार्ज। तो इसके मास में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, और इसका मास जो है वो डिक्रीज हुआ। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो नेगेटिवली चार्ज बॉडीज हैं, जो नेगेटिवली चार्ज बॉडीज हैं उनका जो मास है दे आर हेवियर एज कंपेयर टू देयर रिस्पेक्टिव एटम, और जो आपकी पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज है दे आर लाइटर विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव एटम। सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज एंड मास। सो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज, सो द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई से। सो एलिमेंट्री चार्ज जो होता है या फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो E है इसकी वैल्यू क्या होती है, यानी एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। ये इसकी एक जो है वैल्यू है। एलिमेंट्री चार्ज जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। तो चार्ज की जो यूनिट है दैट इज कूलम। अब आता है इसका मास। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -31 kg। ये होता है आपका मास ऑन अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। So these are some important points which we have to remember। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे चार्जेस के बारे में बात की जाएगी कि एक इलेक्ट्रॉन मूव किया दूसरे एटम के ऊपर या फिर दूसरी बॉडी के ऊपर, तो दैट मीन्स कि 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -19 कूलम ये जो चार्ज है ये ट्रैवल किया। ओके, और उसका ये भी मतलब है कि आपका इतना मास जो है एक बॉडी में से निकलकर दूसरी बॉडी में गया। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि किसी बॉडी पे जो ये फ्री चार्जेस हैं किस तरीके से डेवलप होते हैं। तो एक मटेरियल ले लेते हैं यहाँ पे हम, ये एक मटेरियल है, इसके अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं। ओके, इस तरीके के काफ़ी सारे इसके अंदर आइटम्स हैं, और ये आइटम से ही आपका ये जो मटेरियल है ये बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से मान लेते हैं ये इसके अंदर आइटम्स हैं। अब जब आप इस मटेरियल को हीट करेंगे तो क्या होता है इन एटम्स के अंदर वो समझते हैं। एक एटम ले लेते हैं, इसमें से एक एटम को समझते हैं पहले। तो ये जो एटम है इसके अंदर मान लेते हैं कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं और कुछ आपके नेगेटिव चार्जेस हैं। तो जैसे ही आप इस मटेरियल को हीट करते हैं तो हीटिंग से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये बढ़ जाती है, और वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमेशा आपस की रिपल्सिव फोर्स की वजह से बाहर जाने के लिए तैयार रह रहे हैं। इस जैसे ही आप इसे हीट करते हैं इसकी काइनेटिक की एनर्जी की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बाहर की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब होता क्या है, जब हीटिंग के बाद आपका जो ये एटम है ये अब दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। ओके, एक ये इलेक्ट्रॉन जो ड्यू टू हीट काइनेटिक एनर्जी गेन करके इधर आ गया। ओके, एंड बचा आपका जो एटम है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, इसके पास अब 3 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज और ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। तो नेट चार्ज ऑन दिस एटम इज पॉजिटिव एंड एक आपका फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ये होता है जब आप हीट करते हैं इस मटेरियल को। अब ये सिर्फ एक ही एटम के अंदर नहीं होगा, ये सभी एटम्स के अंदर इसी तरीके का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आप इस एटम को हीट करते हैं। ठीक है, सो दिस वे जो हमारे जो ये चार्जेस हैं ये फ्री चार्जेस इस मटेरियल के ऊपर डेवलप हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। सो आप समझते हैं कि जो चार्जेस हैं वो मेटल में किस तरीके से फ्लो करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले 2 रॉड्स ले लेते हैं। ठीक है, एक के ऊपर हमारा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले लेते हैं इस साइड, और इस साइड हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले लेते हैं। अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी है इसके बीच में हम
मेटल रख देते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि ये जो अंदर यहाँ पे पड़ा है ये मेटल है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इसके ऊपर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्जेस होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे, ठीक है। सिमिलरली इस एटम पे भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो अब होगा क्या, इस पूरे प्रोसेस के अंदर यहाँ पे दो तरीके की फोर्सेस होंगी। एक, इस नेगेटिव चार्ज को ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और दूसरा ये वाले पॉजिटिव चार्ज भी इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये वाली जो फोर्स है इसे हम बोल रहे हैं एफ इंटरनल, और ये वाली जो फोर्स है इसे हम एफ एक्सटर्नल बोल रहे हैं। तो मेटल के केसेस में क्या होता है, आपकी जो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन इंटरनल फोर्सेस। तो होगा क्या, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है इधर, ठीक है, ये इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, ये जो एटम है ये बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन अब इसकी तरफ जाएगा और इस वाले एटम को न्यूट्रलाइज कर देगा, और यहाँ पे अब फिर से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अब हम देख सकते हैं किस तरीके से ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ से लेके इधर तक फ्लो करना स्टार्ट हो गया। सो दिस इज द प्रोसेस, इट हैपेंस व्हेन द बॉडी इज मेटल, ठीक है। तो अगर मेटल होगा तो इस तरीके से चार्जेस आपके मूव करेंगे और फ्लो करेंगे, और इसलिए हम बोलते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो दिस इज द प्रोसेस व्हिच हैपेंस इनसाइड द मेटल। अब देखते हैं कि नॉन मेटल्स में क्या होता है। जब ये जो है ये आपका क्या है, नॉन मेटल है यहाँ पे, ठीक है। अभी नॉन मेटल के केसेस में क्या होता है, आपकी दो फोर्सेस फिर से लगेंगी। एक, इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर आपकी इंटरनल फोर्स लगेगी, और दूसरा एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। अब नॉन मेटल के केस में जो एक्सटर्नल फोर्स है ये कम होती है एज कम्पेयर टू इंटरनल फोर्स, तो जिसकी वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फ्रीली मूव नहीं कर पाता, ठीक है। एंड हेंस दैट इज द रीजन जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो ये हमें याद रखना है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के, और जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। नाउ बेसिस दिस मूवमेंट ऑफ चार्जेस जो आपके मटेरियल्स हैं उनको चार तरीके से क्लासिफाई किया गया, और वो क्लासिफिकेशन क्या है, फर्स्ट कंडक्टर्स, सेकेंड वी कॉल इंसुलेटर्स, थर्ड हमारे पास होते हैं सेमीकंडक्टर्स, एंड फोर्थ हमारे पास होते हैं सुपर कंडक्टर्स। तो अब समझते हैं कि ये चारों टाइप्स क्या हैं और ये मटेरियल्स किस तरीके के होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। सो कंडक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, दे अलाउ द चार्जेस टू मूव विद इन इट। तो आप चार्जेस जो है वो आराम से मूव कर सकते हैं कंडक्टर्स के अंदर से, ठीक है। सो एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स क्या हो गए, आपके मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, आपकी ह्यूमन बॉडी, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स। अब अगर आपकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब आपका जो मटेरियल है इट इज़ अ बेटर कंडक्टर, ठीक है। सो दैट मीन्स मोर कंडक्टिविटी means better conductor. So this is how the classification of material is done as conductor. So this is our first classification. अब समझते हैं इंसुलेटर्स क्या होते हैं। So insulators they are the material जो कि चार्जेस को अलाउ नहीं करते हैं अपने अंदर से फ्लो होने के लिए, ठीक है। तो जो इंसुलेटर होते हैं दे डजंट अलाउ चार्जेस टू मूव विद इन इट। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, प्लास्टिक है, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स के पास जो चीज़ होती है उसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम समझेंगे और डिटेल में आगे जब हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका ज्यादा होगा उतना बेटर इंसुलेटर होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट ए का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेट्स से 80 है और बी मटेरियल जो है उसका लेट्स से 70 है, तो ये बेटर इंसुलेटर होगा एज कंपेयर टू मटेरियल बी। तो हमें ये याद रखना है कि इंसुलेटर्स के पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
ये एक तरीके की परमिटिविटी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं इसे एक्चुअली. विल अंडरस्टैंड दिस इन फर्दर डिटेल, बट फॉर नाउ यू रिमेंबर कि ऑब्जेक्ट विद हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ बेटर इंसुलेटर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं. अब सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये वो मटेरियल है जो लो टेम्परेचर पे आपके इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं एंड हाई टेम्परेचर पे आपके ये कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं. इसके एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है. ये इस तरीके के जो मटेरियल्स हैं ये आपके सेमीकंडक्टर्स क्लासिफाई किए जाते हैं. तो लो टेम्परेचर पे एज आई सेड दे आर इंसुलेटर्स, दे बिहेव लाइक इंसुलेटर्स, एंड हाई टेम्परेचर्स पे दे बिहेव लाइक कंडक्टर्स. अब समझते हैं कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं. इनका थोड़ा बिहेवियर जो है वो अलग तरीके का है. इसके लिए हम एक ग्राफ समझ लेते हैं. ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट ले लेते हैं, और यहाँ पे ये हमारा टेम्परेचर है. तो ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसका आपका मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस दे रहा है हाई टेम्परेचर पर. एक पॉइंट आता है जहाँ पे हम इसे टी कह लेते हैं, इसे कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर. अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये इस टेम्परेचर से ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा और इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वो वहाँ पे उसको इलेक्ट्रिक चार्ज को रेजिस्टेंस देगा. लेकिन इस टेम्परेचर के नीचे अगर जैसी टेम्परेचर लो होगा तो सब जगह आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 0. ये सारी जगह रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 है. तो एट अ सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, विच इज अ लो टेम्परेचर, ठीक है, दे स्टार्ट बिहेविंग इन सच अ वे दैट दे डजंट हैव एनी काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस. So this kind of material is known as superconductor. One of the example could be mercury. So now let's understand the methods to charge a body. तो कौन कौन से methods होते हैं चार्जिंग अ बॉडी के लिए, उसको समझ लेते हैं. तो 3 तरीके के प्रोसेस होते हैं. फर्स्ट है आपका रबिंग, सेकेंड प्रोसेस है इसे कहते हैं कंडक्शन. याद रखिएगा इसमें टच इन्वॉल्व होता है कि आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ टच करते हैं. एंड थर्ड प्रोसेस है आपका जिसे हम बोलते हैं इंडक्शन. इंडक्शन जो है इसमें आप दोनों बॉडीज को टच नहीं करते. यहां पे जो फिनोमेना यूज होता है उसे कहते हैं पोलराइजेशन. इसको भी डिटेल में समझेंगे एक एक करके कि रबिंग में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं, कंडक्शन में क्या होता है और इंडक्शन में क्या होता है. अब समझते हैं कि रबिंग में क्या होता है. सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है ऑफ चार्जिंग अ बॉडी. सो इसमें लेट्स से 2 तरीके के मटेरियल हैं आपके, ए एंड देन वी हैव अनदर मटेरियल व्हिच इज बी. जब आप इन दोनों मटेरियल्स को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो इसके साथ एंटैंगल हो जाते हैं या फंस जाते हैं, लॉक हो जाते हैं. ठीक है, तो अब ये जो बॉडी है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. सो दिस इज द प्रोसेस व्हिच हैपेंस व्हेन यू रब 2 बॉडीज एंड दिस इज द प्रोसेस हाउ दे गेट चार्ज्ड. सो अब समझते हैं कि कंडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है. तो कंडक्शन के प्रोसेस में हमारे पास एक बॉडी है, ये अभी न्यूट्रल बॉडी है. ठीक है, यानी कि इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो 0 है. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस माइनस. इस तरीके से इस बॉडी के ऊपर अभी न्यूट्रल चार्ज है. अब यहाँ पे हम एक बॉडी लेके आते हैं दूसरी, ठीक है, और ये जो है ये कम्प्लीटली नेगेटिव चार्ज है. तो अब कंडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, हम इस बॉडी को, ए बॉडी को बी बॉडी के साथ टच करते हैं. तो जैसे ही हम इसे टच करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वैसे ही आपके नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे एक्सेस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज. ठीक है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, -4, और इसके ऊपर कितना चार्ज है अभी, 0. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको पुश करना स्टार्ट करते हैं. सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, ये इसको पुश करेगा, ये भी इसको पुश करेगा, ये भी इसको पुश करेगा. तो उसको फोर्स ऑफ रिपल्शन मिल रही है, तो ये जाते हैं और इधर चले जाते हैं. ठीक है, तो अब मैं मानता हूँ कि नई स्टेट इसकी ये होगी कि इसके पास 2 नेगेटिव चार्जेस इधर आ गए. तो अब इसके ऊपर चार्ज कितना रह जाएगा, -4, और क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो अब इसके ऊपर नेट चार्ज हो जाएगा -2, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसके पास नेट चार्ज हो जाएगा -2. क्लियर. तो इसके ऊपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, उसकी वजह से
हम यहाँ पे बोलेंगे दो पॉजिटिव चार्ज में डेवलप हो गए, दैट मीन्स -4 + 2 इज -2 एंड इसके ऊपर -2 चार्ज आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो ये बी बॉडी है जिसके ऊपर पहले नेट चार्ज 0 था, अब चार्ज कितना आ गया -2। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो कंडक्शन के थ्रू हम इस तरीके से बॉडीज को चार्ज करते हैं। सब समझते हैं कि इंडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है और किस तरीके से इंडक्शन का जो प्रोसेस है वो काम करता है। तो इंडक्शन के प्रोसेस में ये एक हमारे पास बॉडी है, ठीक है। अब इसके अंदर ये न्यूट्रल है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं इसके अंदर और पॉजिटिव चार्जेस भी हैं। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस है, दैट मीन्स नेट चार्ज अभी इसके ऊपर 0 है। अब हम यहाँ पे एक बॉडी लेकर आते हैं, ठीक है, और ये जो बॉडी है ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव चार्जेस है इनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये सारे के सारे इधर एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे और ये नेगेटिव चार्जेस जो है इन नेगेटिव चार्जेस को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और ये रिपेल करके इस साइड एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब जो ये मटेरियल है ये पोलराइज हो गया। पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस है वो एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट हो गए और या फिर दो अलग अलग डायरेक्शंस में जाके बैठ गए। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो अब अगर आप देखेंगे ये जो चार्जेस हैं ये पॉजिटिव चार्जेस जो इस साइड हैं, इन सारे चार्जेस को हम बोलते हैं बाउंड चार्जेस, क्योंकि ये क्या है, ये बाइंडेड है किसके साथ, नेगेटिव चार्जेस के साथ। और ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये अभी फ्री हैं, ये है फ्री चार्जेस। तो इस तरीके से जैसे ही आप किसी बॉडी को नियर लेके जाएंगे दूसरी बॉडी के, इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आप उसे टच नहीं करेंगे या रब नहीं करेंगे उसके बावजूद भी वो क्या करेगा, पोलराइजेशन कर देगा। और पोलराइजेशन की हेल्प से क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हम इसको अर्थिंग कर देते हैं पहले। तो अर्थिंग से क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। उसके बाद हम अर्थिंग हटा देंगे और जैसे अर्थिंग हटाएंगे वी विल ऑल्सो रिमूव दिस बॉडी एंड नाउ यू कैन सी दिस बॉडी हैव एक्वायर्ड ऑल पॉजिटिव चार्जेस। तो अब इसके ऊपर क्या आ गए, पॉजिटिव चार्जेस आ गए। सो विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन दिस इज हाउ वी चार्ज अ पर्टिकुलर बॉडी। So now let's understand some basic properties of electric charges. So जो हमारी first property है इसे हम बोलते हैं additivity. So additivity का मतलब क्या है यहाँ पे कि charges जो हैं they can be simply added by the simple rules of algebra. अगर आपके पास दो positive charges हैं और इसमें अगर आप add करते हैं दो negative charges, ठीक है, तो आपका जो नेट चार्ज है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और उस पर आप एक नेगेटिव चार्ज को ऐड करते हैं तो आपके पास अगेन नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो दिस वे दिस एक्सप्लेन्स एक्चुअली द प्रॉपर्टी व्हिच इज नोन एज एडिटिविटी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या मतलब है, कोई भी जो बॉडी होगी, जैसे ये बॉडी एक बॉडी है ए, इसके ऊपर हमारे पास चार्ज है Q। तो ये जो Q है, ये जो चार्ज है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्लस माइनस NE वेयर N, ठीक है, वेयर N इज अ नेचुरल नंबर, इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि ये क्या है, डिस्क्रीट है, ये आपका 1 2 3 4 ऐसा ही हो सकता है। यानी कि एक बॉडी QA इसके ऊपर 1.2 एलिमेंट्री चार्जेस, इतना चार्ज नहीं हो सकता, दिस इज ऑलवेज रॉन्ग। फ्रैक्शन में चार्जेस नहीं होंगे किसी भी बॉडी के ऊपर। सो दैट इज व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। So let's now understand the third property of electric charges, and this property का नाम है conservation of charges. अब कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में क्या बोला गया, नंबर 1, जो आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज है, आइसोलेटेड मतलब सिंगल, ठीक है, कोई भी एलिमेंट्री चार्ज, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सो एन आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो हमें मालूम है
कि हम क्या करते हैं, दो बॉडीज लेके आते हैं, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, फिर इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। लेकिन बिफोर वी हैव डन द रबिंग बिटवीन दीज टू बॉडीज, इसके ऊपर नेट चार्ज कितना था, 0, इसके ऊपर नेट चार्ज कितना था, 0, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस वर इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। और ये पूरा यूनिवर्स है, उसमें नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस पहले भी इक्वल थे, जिसकी वजह से इसका नेट चार्ज 0 था। अब इन दो पर्टिकुलर बॉडीज से जब हमने रबिंग किया तो एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो गया और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो गया, बट यूनिवर्स का नेट चार्ज अभी भी क्या है, 0 ही है। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। सो दिस इज व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बट दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसका एग्जांपल है एटॉमिक बॉम्ब्स। तो हमारे पास क्या होता है, यूरेनियम 238 है, तो दैट गेट कन्वर्टेड इनटू थोरियम 234 प्लस हीलियम। ठीक है, तो इस केस में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये क्या हो गया, अब आपका एक मटेरियल था, ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद आपका थोरियम और हीलियम में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। सो दिस इज, यहाँ पे आपने कोई भी जो चार्ज है वो क्रिएट नहीं किया है, ठीक है, आपने सिर्फ क्या किया, उसको ट्रांसफर किया एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेडियो एक्टिव डिके, इसको हम रेडियो एक्टिव डिके भी बोलते हैं। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि ये कैसे हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक थ्योरी आई विच इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, एक मास, 1 यूनिट मास जब आपका स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर कोई भी मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो उस मास के पास इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। अब जो वो इलेक्ट्रॉन्स है दैट मीन्स वो भी वैनिश हो जाएंगे और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि मास ही नहीं रहा तो फिर कैरी कौन सा पार्टिकल करेगा उस चार्ज को, तो इसका मतलब चार्ज भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हुआ कि भाई अगर आपका जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है तो फिर वो चार्ज गया तो गया कहाँ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने काफ़ी रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया कि दैट देयर आर टू थिंग्स, वन इज नोन एज एनिहिलेशन, एंड अनदर थिंग इज पेयर प्रोडक्शन। तो उन्होंने कहा कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज एक साथ हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज को हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब चार्जेस कैन बी डिस्ट्रॉयड इन पेयर, दैट थिंग इज नोन एज एनिहिलेशन। एंड चार्जेस कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड इन पेयर, दैट मींस वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो इसको समझने के लिए देखते हैं, अगर आप एक नेगेटिव प्लस एक पॉजिटिव चार्ज इसको एक साथ बम्बार्ड करेंगे तो आपको मिलेंगे गामा रेडिएशंस, ठीक है। तो ये गामा रेडिएशंस मिल गए यहाँ पे, या फिर आप इसे लाइट बोल दीजिए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम एनिहिलेशन कहते हैं कि एक आपका नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज से मिलके कन्वर्ट हो गया किसमें, रेडिएशंस में। अब पेयर प्रोडक्शन समझते हैं। अब पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि आपके पास कोई रेडिएशंस है, या फिर लाइट ले लेते हैं, रेडिएशंस हैं, और रेडिएशंस आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, एक पॉजिटिव प्लस एक नेगेटिव चार्ज में। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में आपकी जो एनर्जी थी वो कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो गई, चार्जेस में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। सो एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू masses which eventually will have charges, one positive and one negative. But as I said, एनिहिलेशन हो या पेयर प्रोडक्शन हो, दोनों केसेस में चार्जेस जब डिस्ट्रॉय होंगे तो भी पेयर में होंगे और चार्जेस जब क्रिएट होंगे तो भी पेयर में क्रिएट होंगे। सो दिस इज व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, isolated electric charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another body. This we have understood. Second, now charges in pair can be created and can be destroyed. So when we destroy charges in pair, that process is known as annihilation. And when we produce charges in pair, that process is known as pair production. So I hope now this concept is clear. Okay, अब इस प्रॉब्लम को समझते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स बुक रेस्निक हैलिडे उसमें से ली गई है। ओके, अब इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन में लिखा है कि A, B and D आर चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज प्लास्टिक प्लेट्स
एंड सी इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कॉपर प्लेट। तो ये दिया हुआ है कि ए बी सी जो है ये आपके चार्ज प्लास्टिक प्लेट्स हैं और जो आपका सी है वो मटेरियल क्या है, वो कॉपर प्लेट है। लेकिन इस पोर्शन का हमें कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं। देखते हैं क्यों। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द पेयर्स ऑफ प्लेट्स आर शोन फॉर 3 ऑफ द पेयर्स। तो 3 पेयर्स के लिए आपको यहाँ पे फोर्सेस दे रखी हैं, ठीक है। और जो बाकी के 2 पेयर्स हैं, यानी कि फर्स्ट पेयर ये वाला और सेकंड पेयर ये वाला, इसके लिए हमें फोर्सेस निकालनी है कि इसमें क्या अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी कि रिपल्सिव फोर्सेस होंगी। तो मैं जैसे आपको बोला कि इसको देखने की हमें जरूरत नहीं है, रीजन ये इन दोनों मटेरियल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ए के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो हम यहाँ नीचे बना लेते हैं। ए के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये मैंने मान लिया। तो अगर ए के पास पॉजिटिव है तो मैं सब जगह पॉजिटिव चार्ज डाल देता हूँ। तो बी के पास क्या चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इसका मतलब बी के पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब हम बी में सब जगह नेगेटिव लिख देते हैं। अब अगर ए के पास पॉजिटिव चार्ज है और वो सी को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब सी के पास भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। तो यानी कि इस सी के पास भी नेगेटिव चार्ज होगा। नाउ ऑन सिमिलर लाइंस अब हम देखेंगे कि ए जो है वो डी को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। इसका मतलब डी पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब अगर डी पे आपका पॉजिटिव चार्ज है तो मैं सब जगह यहाँ पॉजिटिव चार्ज डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इसके बीच में कौन सी फोर्सेज होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेज। और यहाँ पे भी बी में नेगेटिव और डी में पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसके पास भी क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेज। तो वी कैन से ऑन द रिमेनिंग 2 पेयर्स इट विल बी अट्रैक्टिव फोर्सेज, ठीक है, बिटवीन सी एंड डी एंड बिटवीन बी एंड डी। Please click on the like button. Also click on the subscribe button to subscribe to our channel. Click on the bell icon to receive regular updates about our channel and the videos which we post. Thank you.